देश के 8 राज्यों में आज 58 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। छठे चरण में मतदान की 8 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, इन्होंने भी पूरे परिवार के साथ पहुंचकर वोट डाला और इस दौरान उन्होंने कहा तानाशाही, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ हमने वोट डाला। पूरे परिवार के साथ पहुंचे और ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई। जनता घरों से बाहर निकले और वोट करे, ये अपील भी अरविंद केजरीवाल ने की। पिताजी, मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे, हम लोग वोट डाल के आ रहे हैं और मेरी मम्मी आज यहाँ पर मैंने तानाशाही, महंगाई के खिलाफ और मैं जनता से, सभी लोगों से, वोटर से अपील करना चाहता हूँ कि गर्मी बहुत है, फिर भी घर में ना बैठें, वोट जरूर डालें, अपने मत का अधिकार जरूर इस्तेमाल करें और तानाशाही के खिलाफ सब लोग क्या कहेंगे? दिल्ली के माहौल क्या है? दिल्ली क्या कहेंगे? दिल्ली के माहौल मैं समझता हूँ कि बहुत भारी संख्या में लोग तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं क्योंकि लोग बहुत आइए आपको दिल्ली के रण की कुछ और तस्वीरें भी दिखा देते हैं। पहली तस्वीर आपके सामने बासु स्वराज की, जो कि बीजेपी की उम्मीदवार है नई दिल्ली लोकसभा सीट से, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। आतिशी, दिल्ली सरकार में मंत्री, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। इसके अलावा गौतम गंभीर, पूर्व सांसद बीजेपी के, वो भी आपको नजर आ रहे हैं। कैसे इन सभी ने अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल किया। सौरभ भारद्वाज, दिल्ली सरकार में मंत्री, वो भी वोट डालने पहुंचे। गोपाल राय, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी अपना वोट डाला। और इसके अलावा स्वाति मालीवाल को भी आप देख रहे हैं, जो आजकल सुर्खियों में है, वो भी अपना वोट डालने पहुंची। साथ ही साथ मनोज तिवारी, जो खुद उम्मीदवार है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, वो भी अपना वोट डालने के लिए आज पहुंचे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में गांधी परिवार ने भी अपना वोट डाला। राहुल गांधी ने मां सोनिया गांधी के साथ वोट डाला। वोटिंग के बाद एक साथ नजर आया पूरा गांधी परिवार। प्रियंका गांधी ने लोधी रोड में अपने वोट डाले। प्रियंका के बेटे और बेटी ने भी मतदान किया। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा के वोटिंग की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, वो भी पहुंचे। पूरा गांधी परिवार एक साथ नजर आया आज वोटिंग के दौरान। तो राहुल और सोनिया गांधी को आपने देखा, प्रियंका गांधी को आप देख रहे हैं, वो रॉबर्ट वाड्रा और अपने दोनों बच्चों के साथ वोटिंग के लिए पहुंचे। उनके बेटा और बेटी ने भी आज वोट डाला है और पूरा गांधी परिवार इस दौरान एक साथ नजर आया। वोटिंग के बाद प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। का इस्तेमाल करें और बदलाव लाएं। क्या गठबंधन ही जीतेगा। और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हैं, सबसे बड़े मुद्दे सबके लिए, और सब चाहते हैं कि ये चुनाव उन्हीं अपने ही मुद्दों पर लड़ा जाए। सब चाहते, यही तो होता है। हम अपने सारे गिले शिकवे एक साइड करके हम अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए हम अपना वोट दे रहे हैं और मुझे इस बात पर गर्व है, मुझे इस बात पर गर्व है। आइए रुक कर लेते पटना का, प्रधानमंत्री मोदी वहां संबोधित कर रहे हैं। वो वोट बैंक को खुश करने में जुटा है। साथियों, एलईडी के बल्ब, उसका जमाना चल रहा है और ये यहां बिहार में लालटेनियां लेकर के भी घूम रहे जी। और एक ऐसी लालटेनियां है जो सिर्फ एक ही घर में रोशनी करता है, एक ही घर में रोशनी की है। 30 साल का इतिहास देख लीजिए, एक ही घर में रोशनी और चारों तरफ अंधेरा हो जाए तो हो जाए, उनके घर की रोशनी जलती रहे। इस लालटेनियों ने बिहार में अंधेरा ही अंधेरा फैलाया है। दूसरे के बेटे बेटियों के लोग पूछते तक नहीं है। इंडी गठबंधन वालों का सूत्र है, अपना काम बनता भाड़ में भाई, अपना काम बनता। जरा जोरों से बताइए तो सुनाई दिया उनको। अपना काम बनता
ये ऐसे लोग हैं भाई और बहनों, ये सिर्फ एमपी चुनने के लिए चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश का पीएम चुनने के लिए है। अब आपका वोट मामूली नहीं है, अब आपका वोट इतना वजनदार है, इतना ताकतवर है कि आपका वोट देश का पीएम चुनने वाला है। भले आप पाटलिपुत्र में बैठे हो, लेकिन दिल्ली का फैसला आप मेरे भाई बहन करने वाले हो। और भारत को कैसा पीएम चाहिए? भारत को कैसा पीएम चाहिए? भारत को कैसा पीएम चाहिए? भारत को ऐसा पीएम चाहिए जो इस दमदार देश का दम दुनिया के सामने दमखम के साथ रख सके। वहीं दूसरी ओर ये इंडी वाले हैं, इंडी गठबंधन की योजना 5 साल में 5 पीएम देने की है। अब मुझे बताइए भाई, 5 साल में 5 पीएम क्या होगा इस देश का? और इसके लिए दावेदार कौन कौन है? ये 5 पीएम दावेदार कौन कौन है? गांधी परिवार का बेटा, सपा वाले परिवार का बेटा, नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार का बेटा, एनसीपी वाले परिवार की बेटी, टीएमसी वाले परिवार का भतीजा, आप पार्टी के आका की पत्नी, नकली शिवसेना परिवार का बेटा और आरजेडी के बेटे या फिर बेटियां, ये सारे परिवारवादी मिलकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर म्यूजिकल चेयर खेलना चाहते हैं। साथियों, ये इंडी गठबंधन के लोग, और मैं जब कहता हूं तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, मैं जो बात बताता हूं एक बार खुद भी जांच पड़ताल करके देख लेना, मेरा एक शब्द आपको गलत नहीं मिलेगा। मैं 3 बातें बताता हूं। ये लोग गौर सांप्रदायिक है, इनको संविधान से, बिन सांप्रदायिकता से, सर्वपंथ संभाव से कोई लेना देना नहीं है। ये गौर सांप्रदायिक है, ये लोग गौर जातिवादी है, और ये लोग गौर परिवारवादी है। सबसे पहले वो अपने परिवार का ही सोचते हैं, बाकियों को सबको पीछे रखते हैं। क्या ऐसे लोग बिहार का भला कर सकते हैं? बिहार का भला कर सकते हैं? पाटलिपुत्र का भला कर सकते हैं? आपके परिवार का भला कर सकते हैं? साथियों, बिहार की इस धरती ने सामाजिक न्याय को लेकर पूरे देश को दिशा दिखाई है। एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के अधिकार के लिए बिहार ने लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन आज बिहार के जागरूक लोगों के सामने मैं दुख के साथ
बड़ी पीड़ा के साथ एक कड़वा सच रखा हूं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह अति पिछड़े लोगों के बीच में पल भर करके आपके बीच पहुंचा हूं, इसलिए मैं उस दर्द को जानता हूं। आरजेडी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल मिलकर एससी, एसटी, ओबीसी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। हमारा संविधान कहता है, ब्लैक एंड व्हाइट में है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हमारा संविधान कहता है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आंबेडकर कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस, एससी, एसटी, ओबीसी का कोटा खत्म करके अपने वोट बैंक को, जो वोट जिहाद करते हैं, ऐसे लोगों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। 24 के इस चुनाव में जब मैंने इन दलों की इस साजिश का पर्दाफाश किया है, तो एक के बाद एक इनकी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण विरोधी करतूतें सामने आ रही है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आज बिहार के मेरे भाई, मेरे परिवारजनों के सामने ये पीड़ा मैं बताना चाहता हूं। आरजेडी, कांग्रेस ने मिलकर मेरे यादव परिवारों को, मेरे कुर्मी परिवारों को, मेरे कुशवाहा परिवारों को, मेरे कलवार परिवारों को, मेरे तेली परिवारों को, मेरे सूरी परिवारों को, मेरे कानू परिवारों को, मेरे निषाद परिवारों को, मेरे पासवान परिवारों को, मेरे रविदास पसीवाहा परिवारों को, मेरे मुसहर परिवारों को, ऐसे हरेक का जो आरक्षण था ना, उस पर डाका डाल दिया है। आपको अंधेरे में रख करके रात में चोर आकर के जैसे चोरी कर जाए, वैसे इन लुटेरों ने आपके हक को लूटा है। मैं बात कड़वी बता रहा हूं क्योंकि मेरे जहन पर बड़े घाव लगे हैं भाइयों। और इन जातियों के आरक्षण का कोटा कम करके आरजेडी, कांग्रेस, इंडी गठबंधन ने वोट जिहाद वाले अपने वोट बैंक को दे दिया है। साथियों, एससी, एसटी, ओबीसी के हमारे बच्चों को दो दाखिले में आरक्षण से बहुत मदद मिलती थी, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बच्चों से, अति पिछड़ों के बच्चों से ये अधिकार उनसे छीन लिया और मुसलमानों को दे दिया है। ये संविधान के खिलाफ है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उसके पीछे में छुरा भोंकने वाला पाप किया है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस ने रातों रात माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा कानून बदल दिया।
प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे। बिहार से हमलावर थे आरजेडी पर, सीधे तौर पर परिवारवाद पर उन्होंने निशाना साधा है और कई तमाम बातें कही। लेकिन इस बीच चूंकि आज छठे चरण का मतदान चल रहा है, 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है, ऐसे में वो बड़े चेहरे जो आज मतदान करने पहुंचे उनकी तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना वोट डाला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी वोट डालने के लिए पहुंचे। इसके अलावा पूरा गांधी परिवार आज वोट डालने के लिए निकला, जहां सोनिया और राहुल गांधी आपको नजर आया। प्रियंका गांधी अपने दोनों बच्चों और पति के साथ वोट डालने के लिए पहुंची है। उसके अलावा केंद्रीय मंत्री आपको नजर आ रहे हैं जो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भी अपना वोट डाला है और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो इस बार बीजेपी के उम्मीदवार भी है करनाल से, उन्होंने भी अपना वोट डाला। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने धीमी रफ्तार की वोटिंग के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। लोग एक एक घंटे से लाइन में लगे हैं। ये धर्मेंद्र यादव ने यह मुद्दा उठाया है, ये संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, लेकिन धीमी वोटिंग पर उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, जरा सुनिए। हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी मौजूद हैं। सर, सियासी पारा आजमगढ़ का दिख रहा है, बहुत ज्यादा है, धूप भी ज्यादा है। एक आरोप लगाने कह रहे हैं कि बहुत धीमी धीमी वोटिंग हो रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? ये आरोप मेरा नहीं, जो लाइन में लगे लोगों से बात करिए। इन लोगों ने मुझे यहाँ आने के बाद सूचना दी, आप इनसे बात करिए। ये लोग बताएंगे कि किस तरीके से कितने घंटे से लोग यहाँ खड़े हुए हैं। कब से खड़े हुए हैं आप लोग? 1.5 घंटे से लोग खड़े हुए हैं। 1.5 घंटे से खड़े हुए लोग। आपको लगता है कि ये जान के सुनियोजित षड्यंत्र पोलिंग स्लो कराई जा रही है जान के, लेकिन चाहे जितने षड्यंत्र होंगे जनता इस बार जवाब देगी। निरुआ जी का कहना है कि एमवाई समीकरण मोदी योगी का समीकरण भारी पड़ रहा है मुस्लिम यादव समीकरण। छोड़िए उनकी बातें, उनकी बात मानते हैं आप क्या? तो आप बच्चे पैदा न करना, ये उन्होंने कहा है। एक बात और पूछना करूंगा, धर्मेंद्र जी, किस तरह के और बड़े मुद्दे हैं जिसके आधार पर आपको लगता है कि ये सब कुछ हो रहा है? संविधान बचाने का, देश लोकतंत्र बचाने का, देश को बचाने का, आरक्षण बचाने को, जाति जनगणना कराने को, हम लोग सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दिलाने का, तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर इस चुनाव हो रहा है। किसानों के कर्ज माफी का सवाल है, नौजवानों को रोजगार का सवाल है, अग्निवीर की स्कीम को खत्म करने का सवाल है। इन योजनाओं पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपको वो रणछोड़ दास कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई भी आता है इलाका छोड़ के चला जाता है। अच्छी बात है, भगवान कृष्ण वाला नाम दे रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं कि वो जीते भी हारे भी तब भी लाके छोड़ के चले जाते हैं। अच्छी बात है, वो साबित कर रहे हैं हम लोग सच्चे भगवान कृष्ण के खानदानी। आज हरियाणा में भी मतदान हो रहा है। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर करनाल सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने वोट डाला। वोट डालने के बाद TV9 संवाददाता मोहित मल्होत्रा से बातचीत की, सुनवाते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार मनोहर लाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कांग्रेस दावा कर रही है 10 की 10 सीटों पर आपको पटखनी देने का, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने कहा ये काम जनता का है, कोई क्लेम किसी पार्टी का नहीं होता है। हर कोई अपना दावा करता है, दावा हम भी कर रहे हैं, दावा वो भी कर रहे हैं, दावा तो वो भी करा जिसने एक भी नहीं जीतने वो भी 10-10 करा। इसलिए ये विषय जनता का है, आप लोगों को जनता के बीच में जा करके देखना चाहिए पोलिंग कैसी हो रही है और कौन किधर वोट डाल रहे हैं। आज तो कुल मिलाकर के हमने सारे काम कर दिए हैं। आज उस परीक्षा के परिणाम के लिए अंक देने हैं, 400 पार पे देने हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से 400 पार, हरियाणा की 10 की 10। अच्छा, इंडिया अलायंस गठबंधन में प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर अभी से टकराव शुरू हो गया है। कांग्रेस कह रही है कि बड़ी पार्टी का ही PM होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ये स्वाभाविक है कि वहाँ पर उनके यहाँ निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है। तो मनोहर लाल सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सभी 10 की 10 सीटों पर जीतेंगे। 400 पार का जो नारा है उस पर भी वो कह रहे हैं कि वो जस के तस रहेंगे। साथ ही वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस गठबंधन में जिस तरह से प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, उससे साफ है कि उनके पास कोई मजबूत चेहरा है ही नहीं। इधर हरियाणा की रोहतक सीट पर इस बार रीमैच देखने को मिल रहा है। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश में उनकी पार्टी इस बार सभी 10 सीटें जीतेंगे ऐसी बातें कही हैं और बातचीत की है कुमार विक्रांत से, सुनवाते हैं। हुड्डा साहब, बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार, हरियाणा की 10 सीटें। भाजपा तो कुछ भी कह सकती है। हरियाणा में पिछले विधानसभा में भाजपा का नारा था अब की बार 75 पार, लुढ़क गए, 40 पे रुक गए। उसके बाद दुष्यंत चौटाला की सीढ़ी से सहारे से सरकार बनाने का काम किया। अगर उसी रेशो में अगर लुढ़क गए यहाँ 400 पार, जो 75 पार का नारा लुढ़का था, तो ये 212 सीट आ जाएंगी इनकी उसी रेशो में। खैर, हरियाणा के अंदर बड़े बहुमत के साथ ना सिर्फ रोहतक लोकसभा सीट कांग्रेस की झोली में जारी है, हमें पूरा विश्वास है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। मोदी फैक्टर, हर सीट पर मोदी जी का चेहरा
तो नरेंद्र मोदी कितना बड़ा फैक्टर है हरियाणा में? देखिए, हरियाणा की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए हरियाणा के लोग बदलाव के मन से आज मतदान कर रहे हैं। मुद्दे क्या हैं? क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि आप लोग तो पता नहीं क्या मंगलसूत्र भी मुसलमानों को दे देंगे, महिलाओं का भैंसे भी मुसलमानों को दे देंगे, अरे आरक्षण भी ओबीसी का काट के मुसलमानों को दे देंगे। ये भी एक मुद्दा है कि एक झूठ की भी एक सीमा होती है, ये भी एक मुद्दा है। मगर जो धरातल के मुद्दे हैं वो देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, हरियाणा में महंगाई की मार, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया हरियाणा में, और हर वर्ग का अपमान इस सरकार ने किया। आपने देखा, हर वर्ग का अपमान किया। तो ऐसी सरकार जिसका अहंकार 7वें आसमान पे हो, उसका अहंकार कम करना भी एक मुद्दा है। उत्तर प्रदेश की जिन 14 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है उसमें जौनपुर सीट भी शामिल है। जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने दावा किया कि यहां से इस बार बीजेपी के कृपाशंकर सिंह जीत रहे हैं। उनसे खास बातचीत की है टीवी9 के रोविंग एडिटर पंकज झा ने। बात जौनपुर की, चुनाव जौनपुर में हो रहा है तो चर्चा हो रही है धनंजय सिंह की। धनंजय जी, आपने वोट डाल दिया? एकदम वोट डाला। अच्छा, ये बताइए मामला क्या है इस बार जौनपुर में? जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी अच्छे वोटों से। ये तो ऑफिशियल लाइन हो गया। नहीं, एकदम ऑफिशियल नहीं, एकदम हकीकत की लाइन है। हम कोई लाइन पर्दे के पीछे, पर्दे के बाहर नहीं होते। जो मंच पे होते वही नीचे होते। आचरण और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं हमारे। आपको पता है आप दुधारू तलवार पे हैं? नहीं ना, कतई नहीं। अगर जीत कृपाशंकर सिंह की होती है, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो क्रेडिट उनको मिल जाएगा। वो अगर हार जाते हैं तो उसका डिस्क्रेडिट धनंजय सिंह को। कोई वो नहीं है। चुनाव एकदम जीत रहे हैं कृपाशंकर सिंह। हमें क्रेडिट लेने की आवश्यकता नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी को मदद करें, भारतीय जनता पार्टी जीते, मोदी जी सरकार बनाए, हम लोग इसलिए वोट कर रहे हैं। अखिलेश यादव यहाँ आए थे प्रचार करने के लिए। समाजवादी पार्टी के बाकी नेता भी ये बात लगातार कहते रहे मंच से और अपने प्रोग्राम में कि धनंजय सिंह का बीजेपी ने टिकट कटवा दिया, उनके साथ नाइंसाफी हुई। ये अब क्या समझते हैं? आपके साथ वाकई में नाइंसाफी हुई, बीजेपी ने किया है कि माजरा क्या कि सपा को भी आपसे स्नेह है? ऐसा हमसे तो सपा ही लड़ती रही हमेशा। 2022 में देखिए अखिलेश जी ने कहा, क्या कहते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी हमको कितनी मदद कर रही है। तमाम चीजें बातें आई और उसके बाद आज जो है देखिए परिस्थिति, मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, राजनीतिक फायदे और नुकसान को देखते हुए लोग वक्तव्य देते हैं राजनीति। और अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। चांदनी चौक से कांग्रेस के प्रत्याशी जेपी अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। इस वक्त हमारे साथ चांदनी चौक से उम्मीदवार जेपी अग्रवाल जी मौजूद। सर, किस तरीके से आप चुनाव को देखते हैं? अच्छा चुनाव है। इंडिया अलायंस की 7 सीटें जीतेगी। आप पहले भी 3 बार सांसद रहे हैं, लेकिन पिछली 2 बार से बीजेपी यहाँ पर रही है। किस तरीके से? झूठ बोल के रही है। उन्होंने कहा 15 करोड़ रोजगार देंगे। पूछो उनसे कहाँ है वो रोजगार? क्या दिया आपने? बच्चों का भविष्य खतरे में घेर दिया, ये दिया आपने उनको। तो इसलिए इस बार सर गठबंधन हो रहा है इंडिया अलायंस का, कितना देखते हैं कि आपकी सातों सीट पे जीत रही हैं? हाँ। जाहिर तौर पर जयप्रकाश अग्रवाल का कहना है कि 7 सीट पर इस बार जो है गठबंधन इंडिया अलायंस की जीत हो रही है और चांदनी चौक इलाके में अपनी जीत को पूरी तरीके से सुनिश्चित बना रहे हैं जेपी अग्रवाल। कैमरामैन हरीश के साथ पुनीत शर्मा, टीवी9 भारतवर्ष, दिल्ली। दिल्ली की चांदनी चौक सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल ने अपनी जीत का भरोसा जताया। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। इस वक्त हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल जी मौजूद हैं, जो अपने परिवार के साथ वोट डालने आए हैं। सर, सबसे पहले चाहूंगा कि आप अपनी वोटिंग की ये निशान दिखाएं। मैम, आप भी प्लीज एक बार निशान दिखाएंगे। पत्नी के साथ और माता जी के साथ प्रवीण खंडेलवाल जी चांदनी चौक से लोकसभा के बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, वोट डाला है परिवार के साथ मिलकर। सर, बड़ा कांटे का टक्कर कहूं या ना कहूं, ये आप बताइए, कितनी जीत अपने प्रतिशत सुनिश्चित मानते हैं? ना कोई कांटा है और ना कोई टक्कर है। चुनाव हम जीत रहे हैं। मेरे कार्यकर्ता बड़े आराम से कहते थे कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सर, ये बताइए कि पिछली 2 बार से भी बीजेपी की ये सीट रही है, यहाँ पर विनिंग हुई है, लेकिन कैंडिडेट इस बार बदला है, आपको चुनाव मैदान में उतारा गया है। इसका कुछ फायदा आप देखते हैं, आप अपने पीछे पुराने काम को देखते हुए? पार्टी का जो भी निर्णय होता है उसका हमेशा फायदा मिलता है और इसका भी फायदा भाजपा को भी मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है और मेरे क्षेत्रवासियों को भी मिलेगा, ये मेरा विश्वास है।
चांदनी चौक में जेपी अग्रवाल भी पहले भी 3 बार सांसद रह चुके हैं, तो ऐसे में लगता है आपको कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी टक्कर होगी? वो 3 बार सांसद रहे, लेकिन सांसद के रूप में उन्होंने चांदनी चौक को दिया क्या, इस सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। दूसरा, वो बहुत बुजुर्ग नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं उस पार्टी की हालत बड़ी टूटी फूटी है। 130 साल पुरानी पार्टी, 10 साल पुरानी पार्टी, जिसके नेता अरविंद केजरीवाल ने पानी पी पी करके गाली दी थी, जो ऑन रिकॉर्ड है। और कांग्रेस की मजबूरी देखें कि उसी पार्टी की बी टीम बनकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं। पता है उन्होंने कमजोरी पहले ही अपनी बता दी है कि वो कमजोर है, और कमजोर के साथ कभी भी दुनिया नहीं खड़ी होती, ये सत्य है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है, वोटिंग जारी है। यमुना विहार का रुख कर लेते विवेक शर्मा हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। विवेक, इस बार कौन से मुद्दे प्रभावी नजर आ रहे हैं, बात करें जमीनी स्तर पर तो? देखिए, बात की जाए तो इस वक्त हम यमुना विहार इलाके में मौजूद हैं और ये वोटिंग सेंटर के अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। काफी लंबी कतार जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने के लिए आए हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने आए हैं? हमारा मुद्दा इस देश के हित के लिए है। इस देश में धर्म का राज हो, इस देश में विकास हो, जो हमने 10 सालों से महसूस किया। हमारे मन ने इस बात की गवाही दी है कि 10 साल के अंदर हमारे देश का जो विकास हुआ है वो आगे भी होता रहेगा। सर, आप किन मुद्दों को लेकर वोट करने के लिए आए हैं? देश हित में वोट करने आए हैं। हाँ। आप किन मुद्दों को लेकर वोट करने आए हैं सर? देश के विकास, देश की सुरक्षा, फाइनेंशियली इंडिया जो है एक पावर बने, नंबर 2 पे नंबर 3 पे पहुंचे, और ये हमारे मुद्दे हैं। सड़क, हॉस्पिटल, शिक्षा, इकोनॉमिक विकास, इन यही मुद्दे हैं हमारे। आपसे पूछूंगा सर, किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर वोट करने के लिए आए? देश हित के लिए। फर्स्ट टाइम वोटर भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेती हैं। फर्स्ट टाइम वोट करने आए हैं आप, कितनी एक्साइटमेंट है और किन मुद्दों को लेकर वोट करने आए हैं आप? एज अ यंगस्टर मेरे 3-4 ही मुद्दे रहेंगे। जो फर्स्ट रहेगा एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि मैं इस एज में हूँ कि मैं चाहूँगा कि मेरे दोस्तों और मेरी एम्प्लॉयमेंट सुरक्षित रहे, और दूसरा नेशनल सिक्योरिटी और एजुकेशन। ये 3 मुद्दे मेन रहेंगे जो मैं फर्स्ट टाइम वोटर, एज अ फर्स्ट टाइम वोटर अपने मुद्दे एक्सरसाइज करना चाहूँगा। देख सकते हैं युवा जो है वो भी बता रहे हैं। सर, आपसे पूछूंगा, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने के लिए आए हैं? विकास होना चाहिए देश का अच्छे से, सुरक्षा रहनी चाहिए सबको, देश की प्रगति होनी चाहिए। देख सकते हैं कि विकास और सुरक्षा को लेकर ये लोग वोट करने आए। कुछ माताजी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो दिमाग में रखकर लोग वोटिंग के लिए पहुंचे हुए। तस्वीरें हम तक विवेक शर्मा पहुंचा रहे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका विवेक, आप लगातार नजर बनाए रखें। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है ये। अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए जनता वोट कर रही है, ये संजय सिंह की ओर से कहा गया। लोगों में वोटिंग को लेकर उत्साह है। ये तमाम बातें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ओर से कही गई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह वेस्ट दिल्ली के विकासपुरी में मतदान करके निकले हैं और आधे घंटे से ज्यादा कतार में खड़े रहे। क्या उत्साह लग रहा है मतदाताओं के बीच? संख्या बहुत अच्छा उत्साह है और लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मैं तो कह रहा हूँ, लाइन चाहे जितनी लंबी हो, उमस हो, गर्मी हो, धूप हो, चिंता मत कीजिए, लाइनों में खड़े होइए, वोट दीजिए। ये लोकतंत्र का महापर्व है। ऐसा मौका सिर्फ 5 साल में एक बार आपको मिलता है, और आइए वोट कीजिए। अच्छे स्कूल के लिए, अच्छे अस्पताल के लिए, अच्छे नेताओं के चुनाव के लिए, बिजली फ्री, पानी फ्री के लिए, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा के लिए, महंगाई कम करने के लिए, रोजगार के लिए। अपने मुद्दों पर वोट कीजिए, नकली मुद्दों पर ध्यान मत दीजिए, और तानाशाही का अंत करने, संविधान को बचाने और लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट। आप इतनी देर तक कतार में खड़े रहे, लोगों के बीच, आम वोटरों के बीच, क्या उनके बीच भी यही मुद्दे घर कर चुके? उनके भी बातें सुन रहा था। वोट दे के लोग निकल रहे थे तो थम्स अप कर रहे थे, इशारा कर रहे थे। अब मैं उसका मतलब आपको नहीं समझा सकता। अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां के केशपुर में भारी हंगामे को लेकर खबर सामने आ रही है। घाटल सीट से बीजेपी उम्मीदवार का रास्ता रोका गया है। लोगों ने बीजेपी के हिरणमय चटर्जी को घेरा है। यह खबर पश्चिम बंगाल के केशपुर से आ रही है, जहां पर जोरदार हंगामा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए जरा। जानकारी के मुताबिक घाटल सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं जिनका रास्ता रोका गया है। लाठी डंडों के साथ लोगों ने यहां पर जोरदार हंगामा किया है। यहां पर बीजेपी के हिरणमय चटर्जी को घेर लिया गया लोगों की तरफ से।
हंगामे की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आई है, जहां पर आज वोटिंग हो रही है और यहां से ये तस्वीरें सामने आई है। घाटल सीट से बीजेपी के उम्मीदवार का रास्ता रोका। और इस बीच खबर यह है कि हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस की ओर से रोका गया है। लाठी डंडों के साथ उन लोगों ने आगजनी भी की, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए, जिस तरीके से यहां पर पहले विरोध किया गया और उसके बाद आगजनी भी की गई। ऐसे में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया हालात को काबू में करने के लिए। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस की ओर से रोका गया है। हिरणमय चटर्जी बीजेपी की ओर से उनका रास्ता रोका गया और इस दौरान लाठी डंडों के साथ यहां पर लोगों ने आगजनी भी की और विरोध भी किया। और इस बीच पश्चिम बंगाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बांकुरा में ईवीएम को लेकर टीएमसी ने सवाल उठाए हैं। टीएमसी ने कहा 5 ईवीएम में बीजेपी के टैग मिले। टीएमसी ने बूथ नंबर के साथ इसकी तस्वीर भी शेयर की है। बीजेपी के टैग वाली ईवीएम मशीनों की जांच हो, ये मांग भी टीएमसी की ओर से की गई। ये तस्वीरें आप देखिए, टीएमसी ने इसको लेकर विरोध जताया है और तस्वीरें शेयर की हैं कि 5 ऐसी ईवीएम हैं जिसमें बीजेपी के टैग मिले और इसको लेकर बूथ नंबर के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए टीएमसी ने जांच की बात कही। एक और बड़ी खबर, मेदिनीपुर में भी बीजेपी प्रत्याशी का विरोध। अग्निमित्रा पॉल के काफिले को यहां पर रोका गया है। खड़गपुर इलाके में पहुंची थी अग्निमित्रा पॉल, जहां पर विरोध की खबर सामने आ रही है कि यहां पर बीजेपी प्रत्याशी का विरोध हुआ है। मेदिनीपुर की तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। अग्निमित्रा पॉल के काफिले को यहां पर रोका गया है। खड़गपुर इलाके में पहुंची थी अग्निमित्रा पॉल, जहां पर उनके काफिले को रोक विरोध किया गया है। मेदिनीपुर में भी बीजेपी प्रत्याशी का विरोध किया गया। तो पश्चिम बंगाल से ये अलग अलग खबरें सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी को रोक हंगामा किया गया है, विरोध किया गया है। मेदिनीपुर से भी खबर सामने आ रही है, बीजेपी की प्रत्याशी का विरोध यहां पर हुआ। अग्निमित्रा पॉल के काफिले को यहां पर रोका गया। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इससे पहले जो तस्वीरें सामने आई थी, जहां बीजेपी प्रत्याशी हिरणमय चटर्जी का विरोध किया गया लाठी डंडों के साथ, ये उसकी तस्वीरें हैं। इसके अलावा खबर ये भी सामने आ रही है कि अग्निमित्रा पॉल के काफिले को भी रोका गया। इस बीच हमीरपुर का रुख करते हैं। अनुराग ठाकुर इस वक्त एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। छोड़कर मुझे आशीर्वाद देने आए, आपके चरणों में प्रणाम करता हुआ आपका आशीर्वाद लेने के लिए भाई साहब आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद। इस वक्त मंच पर मौजूद है, लेकिन इससे पहले आप देख रहे हैं तस्वीरें हमीरपुर से सामने आ रही है, जहां पर अनुराग ठाकुर यहां पर जनता को संबोधित कर रही है, जो रैली में शामिल होने के लिए पहुंची। आधुनिक भारत के निर्माण में अनुच्छेद 370 को समाप्त ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर अभी भी जोर शोर से प्रचार चल रहा है आखिरी चरण के लिए। और यहां पर आप देख रहे हैं अनुराग ठाकुर अब से कुछ देर पहले मंच पर थे। उसी मंच पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। अमित भाई शाह जी से मेरा निवेदन है कि आप आए और अपने शब्दों से हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय अमित भाई शाह जी, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। आदरणीय गृह मंत्री जी, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, हमीरपुर वालों को क्या हो गया है? 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? अनुराग को फिर से जिताना है या नहीं जिताना है? तो भले लोगों ऐसी आवाज नहीं चलती, दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित श्री राजीव बिंदल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए आया हूं,
मेरे मित्र और आपके प्रत्याशी श्री अनुराग ठाकुर जी, ताली बजाओ भाई अनुराग के लिए। कूटलेहड़ से हमारे विधानसभा के प्रत्याशी भाई देवेंद्र जी भुट्टो जी, गगरेट से श्री चैतन्य शर्मा जी, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सारे नेतागण, श्रीमान सतपाल सिंह सत्ती हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले चिंतपूर्णी मां को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये देवभूमि में स्थित सभी देवी देवताओं को गसोतेश्वर महादेव मंदिर, माता नैनो देवी मंदिर, ज्वाला देवी मंदिर, बाबा बालकनाथ का स्थान, ये सभी सिद्ध स्थानों को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, 5 चरण का चुनाव हो चुका है, आज छठे का वोटिंग चालू है। 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं, 310। और एक छठे और 7वें ने 400 पार कराकर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। तो भाइयों बहनों, 400 पार की जिम्मेदारी किस पर है? ये 7वें चरण वालों पर 400 पार की जिम्मेदारी है, याद रखना। भाइयों बहनों, हमारा तो 400 पार हो रहा है। राहुल बाबा फिर एक बार 40 के नीचे सिमट रहे हैं, 40 के नीचे। और हमारे 3 विधानसभा के प्रत्याशियों को जिता दो, यहां पर भी कमल फूल की सरकार बनेगी। बनानी है या नहीं बनानी है? जोर से बोलो, बनानी है या नहीं बनानी है? अगर कमल फूल की सरकार बनानी है, ऊपर और नीचे दोनों जगह हमारे चारों प्रत्याशियों को जिताना है, ये याद रखना भाई। भाइयों बहनों, आज जब मैं यहां आया हूं तब हमीरपुर वालों को एक बात कहना चाहता हूं। मैं देश भर में अनेक जगह पे सभा करने जाता हूं, तब कहते हैं कि अमित भाई, हमारे सांसद को मंत्री बना देना। सारे देश भर में कहते हैं, मगर हमीरपुर वालों, मोदी जी ने आपको बना बनाया मंत्री देने का काम किया है। अनुराग भाई को मैं सालों से जानता हूं। युवा मोर्चे में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मेरे साथ काम किया, क्रिकेट एसोसिएशन में काम किया, और अब मोदी जी के मंत्रिमंडल में मोदी जी के साथी के रूप में काम कर रहे हैं। हमीरपुर वालों, दिया लेकर भी ढूंढोगे ना
तो ऐसा सांसद नहीं मिलेगा, याद रखना मेरी बात। जिन्होंने न केवल अपने क्षेत्र की चिंता की, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और विशेषकर देश भर के युवाओं को भाजपा के साथ लामबंद करने का काम हमारे अनुराग ठाकुर ने किया। खेल के क्षेत्र में भी अनुराग जी का बहुत बड़ा योगदान है। जतन कर रखना, बहुत बड़ा नेता आपके पास भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। हमीरपुर वालों, आज हमीरपुर का भर कर विकास हुआ। वैसे भी मोदी जी हिमाचल के लिए कुछ ज्यादा ही लगाव रखते हैं। हिमाचल पर मोदी जी का बड़ा प्यार है भाइयों, बड़ा प्यार है। कई बार तो हमारे गुजरात वालों को ईर्ष्या होती है कि मोदी जी गुजरात के हैं या हिमाचल के, इतना प्यार करते हैं। और अनुराग जी ने भी बड़े प्लानिंग के साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। 10,000 करोड़ से कीरतपुर नहर चौक 4 लेन रोड, 1300 करोड़ से हमीरपुर मंडी खंड का चौड़ीकरण, 1200 करोड़ से हमीरपुर धर्मपुर मंडी हाईवे, 870 करोड़ से लठियाणी मंडली पुल बनाया, 350 करोड़ से कंदौर हमीरपुर का चौड़ीकरण, 1000 करोड़ से बिलासपुर लेह रेलवे लाइन, 2000 करोड़ से बल्क ड्रग पार्क लाकर पूरे हिमाचल का विकास का काम, 1500 करोड़ से बिलासपुर में एम्स, ऊना में पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर, जोल सप्पड़ में नई मेडिकल कॉलेज, देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ट्रिपल आईटी ऊना में, बिलासपुर में पूरे देश का एकमात्र हाइड्रो इंजीनियरिंग का कॉलेज बनाने का काम किया।